अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट क्लास के इस नई वीडियो के साथ। आज हम आप लोग के लिए आए क्लास 12th का हिस्ट्री। ये वीडियो नंबर 2 है, या इसको पार्ट 2 भी कह सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए तो आप लोग को चैनल में वीडियो मिल जाएगा। आप लोग को प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम चैप्टर की ओर चलते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं। अब हम देखिए शुरू करते हैं जहाँ से हम कल छोड़े थे। आप वहाँ से शुरू करते हैं। केंद्रीय शासन पढ़ा चुके थे। चलिए आज प्रांतीय शासन। देखिए अब प्रांतीय शासन होता क्या है आप लोग जान जाइए। प्रांतीय शासन, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा शासन? तो प्रांतीय शासन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बड़ा साम्राज्य होने के कारण मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय शासन की व्यवस्था स्थापित की गई थी। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रांतीय शासन व्यवस्था कौन सा साम्राज्य में था, तो मौर्य साम्राज्य में। समझ में आ गया ना। अगर एग्जाम में ये पूछता किस कारण से किया गया, तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए प्रांतीय शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जिसको भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करते चलिए। प्रांतीय शासन को देखिए प्रांतीय शासन को संभालता था कौन? तो कुमार संभालता था। अब प्रांतीय शासन का जो मतलब संभालने का काम था कुमार का था। एग्जाम में पूछ दे कि प्रांतीय शासन को संभालते कौन थे, तो कुमार। समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। कुमार के साथ उसकी सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे, जिन्हें महामात्र कहा जाता था। महामात्र कहा जाता था। महामात्र कहा जाता था। समझ में आ गया ना कि देखिए प्रांतीय व्यवस्था को या प्रांतीय शासन को संभालने के लिए कौन थे? तो कुमार। कुमार की सहायता करने के लिए कौन थे? तो महामंत्री। एक अधिकारी थे। महामंत्र एक अधिकारी थे, उसको महामंत्र कहा जाता अधिकारी को। समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। स्थानीय शासन। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन की ओर चलते हैं। स्थानीय शासन से मुख्य रूप में स्थानीय शासन में मुख्य रूप से पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया। अगर एग्जाम में पूछ दे कि स्थानीय शासन में किसका वर्णन किया गया था, पाटलिपुत्र का। क्लियर। ऑब्जेक्टिव आप लोग का एक भी नहीं छूटना चाहिए। आप लोग को हम बता देते हैं कि अगर आपको चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं। आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और गेस्ट क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कुल 6 देखिए यहाँ कुल 6 सम्मिलित थी। देखिए यहाँ 6 कुल समितियाँ थी। सॉरी, सम्मिलित बोल दिए। देखिए आप पूछ दे स्थानीय व्यवस्था में कितने समिति थे? 6 समिति। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये पाटलिपुत्र में था। समझ में आ गया ना। ये पाटलिपुत्र को भी संभालती थी। देखिए स्थानीय व्यवस्था में कितने कमेटी थे? 6। ये कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में। समझ में आ गया ना। इसी को पाटलिपुत्र ही संभालते थे। और और हर समिति में 5-5 अधिकारी होते थे। इस तरह इनमें कुल 30 सदस्य होते थे। देखिए इधर एग्जाम में पूछ दे स्थानीय शासन में कितने कमेटी थे, या कमेटी पूछ दे, समिति पूछ दे, 6 समिति। हर एक समिति में कितना कितना आदमी? तो 5 आदमी। इससे क्या होगा? 6×5 30। तो इस कमेटी में कितने आदमी थे? 30 आदमी। एग्जाम में पूछ दे कि स्थानीय शासन में कितने सदस्य होते थे? 30। कितने कमेटी थे? 6। 6 कमेटी। और एक कमेटी में कितना आदमी? तो 5 आदमी। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होने वाला। समझ में है ना। आप आ रहा ना आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। स्थानीय व्यवस्था। स्थानीय व्यवस्था, स्थानीय का मतलब जहाँ आप लोग रहते हैं या हम लोग रहते हैं वहाँ पर व्यवस्था को स्थानीय व्यवस्था कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। स्थानीय व्यवस्था की ओर चलते हैं। विशाल साम्राज्य की रक्षा करने के लिए मगध साम्राज्य में विशाल सेना थी। देखिए अब उस समय स्थानीय व्यवस्था की सुरक्षा के लिए मगध का स्थानीय व्यवस्था शासन करने के लिए मगध का विशाल रक्षा करने के लिए उसका विशाल साम्राज्य भी था। इसी व्यवस्था करने के लिए देखिए इसकी व्यवस्था करने के लिए 30 लोगों को 6 समिति बनाई गई। देखिए समझ में आ गया ना। वहाँ पे एक मतलब कितना समिति? 6 समिति। उसमें कितना आदमी था? 30 आदमी। किसके लिए बनाया गया? तो ये विशाल साम्राज्य की रक्षा करने के लिए कमेटी बनाया गया। समझ में आ गया ना। स्थानीय व्यवस्था किसके लिए बनाया गया था? ये मतलब मौर्य साम्राज्य मगध साम्राज्य का रक्षा करने के लिए। क्लियर। जिसमें प्रत्येक में 5-5 लोग होते थे। पहले बता दिए कि 30 लोग होते थे और एक कमेटी में 5-5 होते थे। 6 कमेटी था। 6×5 30। कोई दिक्कत नहीं होने वाला किसी को। चलिए आगे चलते हैं।
इन सेना में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घोड़सवार और 9,000 हाथी और लगभग 8,000 रथ हुआ करते थे। क्लियर। देखिए इस युद्ध में जो था तो 6 लाख पैदल, 30,000 घोड़सवार और 9,000 हाथी, लगभग 8,000 रथ वाला थे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, हम बताते हैं आप समिति के कार्य। उस समय समिति जो है उसका काम क्या था, कार्य मतलब काम। पहला समिति पैदल सेना, देखिए दूसरा में घोड़सवार, तीसरा नौसेना, नौसेना। देखिए नौसेना का मतलब हो गया नाव वाला सेना। चौथी समिति मतलब क्या हुआ, देखिए आप चौथी समिति बता, रथ सेना। रथ का समझ में सबको पता है कि रथ सेना क्या होता है। पांचवी समिति हाथी सेना। देखिए छठी समिति अस्त्र शास्त्र और भोजन की व्यवस्था। आप देखिए एग्जाम पूछ दे, एग्जाम में नहीं पूछता फिर भी आप लोग देख लीजिए, अगर पूछ पास दे तो इसमें से जो आएगा बना देना है। चलिए आगे चलते हैं, न्याय व्यवस्था। अब न्याय मतलब क्या होता है, कानून। चलिए आगे चलते हैं हम लोग वीडियो में। मौर्य साम्राज्य के दौरान न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से राजा के हाथ में होता था। मौर्य साम्राज्य में मतलब न्याय का जो व्यवस्था था उस समय किसके हाथ में रहता था, राजा के हाथ में। क्लियर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने के अनुसार कुल 18 प्रकार के दंड दिए जाते थे। अब कौटिल्य के अनुसार उस समय में कितना दंड दिया जाता था, 18 दिया जाता था। कौटिल्य ने कौन सा बुक लिखा था, अर्थशास्त्र। एग्जाम में पूछता है कि कौटिल्य ने कौन सा बुक लिखा था, अर्थशास्त्र। आप लोग नोट करते चलिए, बोल देते बार बार। कठोर दंड होने के कारण राज्य में कानूनी व्यवस्था बनी रही थी, मतलब बनी रही थी। और अपराध कम हुए थे। मतलब जो उस टाइम में कठोर दंड की वजह से मतलब अपराध कम होने लगा। समझ में आ गया ना, मतलब उस कठोर दंड के कारण ही अपराध कम होने लगा। चलिए आगे चलते हैं, राजस्व व्यवस्था। अब राजस्व व्यवस्था, चलिए आगे चलते हैं। राजस्व कृषक से पैदावार का 1/6% हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। मतलब उस समय जो खेती उती होता था राजा 1/6% अपने यहाँ लेता, टैक्स समझ लीजिए, टैक्स के रूप में। समझ में आ गया ना। आपातकाल की स्थिति में इसे बढ़ा भी दिया जाता था। मतलब जिस टाइम में आपातकाल का मतलब देश में गरीबी आता था उस समय में किसान पर इसको बढ़ा भी जाता था, 1/6% को बढ़ा भी दिया जाता था। समझ में आ गया ना। व्यापारियों से कर एवं भेंटें ली जाती थी। व्यापारियों से भी कर लिया जाता, भेंट लिया जाता था। एवं सामान्य जनता पर भी कुछ कर लगाया जाता, मतलब आम इंसान पर भी कुछ लगा दिया था टैक्स। मार्ग व्यवस्था, मार्ग मतलब रास्ता। समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। आने जाने के लिए समुद्री एवं जर्मनी दोनों मार्ग का प्रयोग किया जाता था। मतलब आने जाने में उस समय समुद्री और जर्मनी दोनों मार्ग का प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। एक विशाल सड़क तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक जाती थी। समझ में आ गया ना। वो अन्य छोटे छोटे सड़क राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करती थी। मतलब उस समय अन्य छोटे छोटे सड़क जो थे मतलब और सड़क के बड़े बड़े मतलब रोड को आपस में मिलाते थे। समझ में आ गया ना। दूसरी बताने के लिए सड़क पर मील के पत्थर लगा हुआ करता था। देखिए अब गलती हम बोल दी सॉरी दूरी मतलब कितना किलोमीटर बाकी है उसके लिए मील का मतलब मील कोई पत्थर पर लिख दिया जाता था कितना मील। समझ में आ गया ना। दूरी बताने के लिए जब अभी लिखा रहता दूरी बताने के लिए इतना किलोमीटर यहाँ से ई है वहाँ से वो, तो उस समय मील का सिस्टम रहता था। समझ में आ गया। आगे चलिए। सड़कों के किनारे धर्मशाला और पानी पीने के लिए स्थानों का निर्माण किया जाता था ताकि आने जाने वाले को राहगीर राहगीर इनका प्रयोग मतलब राहगीर मतलब चलने वाला लोग इसका प्रयोग कर सके। समझ में आ गया ना। प्रमुख राजनीतिक केंद्र। आप देखिए प्रमुख राजनीतिक केंद्र के बारे में जानते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। आप पूछ जामे कि मौर्य साम्राज्य में प्रमुख कितने राजनीतिक केंद्र थे, 5। क्लियर। राजधानी थी तक्षशिला थी, उज्जैन थी, सो तोसील थी और स्वर्णगिर थी। अगर एग्जाम में पूछ दे मगध की राजधानी कहाँ है, मगध की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र बोल सकते हैं, तक्षशिला बोल सकते हैं, उज्जैन बोल सकते हैं। एग्जाम में अगर तीनों दे देगा तो इनमें सभी लिख देगा। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मगध की राजधानी क्या है, तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। क्लियर। चलिए चलते हैं अब देखिए
अशोक के बारे में जानते हैं। ये अशोक कौन धर्म का है? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौन साम्राज्य का है? तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य का। अशोक एग्जाम में पूछ दे कि अशोक कौन से साम्राज्य से संबंधित है? मगध साम्राज्य। समझ में आ गया ना? कौन सा वंश? मौर्य वंश। क्लियर? आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली राजा अशोक बनकर उभरा। एग्जाम में पूछ दे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो अशोक। क्लियर? इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभा सुभद सुभा देखिए, इसकी माता का नाम सुभद्गरी थी। एग्जाम में अगर पूछ दे इसके पिता का नाम क्या है, तो बिंदुसार। एग्जाम में पूछता है कि मतलब अशोक के पिता का नाम क्या है? बिंदुसार। उसकी माता का नाम सुभद्गरी थी। आप लोग लिखा, आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम। अशोक के शासन काल के दौरान मगध साम्राज्य का विस्तार बढ़कर वह सबसे पराक्रमी शासन में से एक था। मतलब उस समय अशोक जिस समय शासन करता था, छोटा से बहुत बढ़ गया था, इतना शक्तिशाली राजा था। उन्होंने मगध के शासन को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। पर कलिंग का युद्ध का अंतिम युद्ध पर कलिंग का युद्ध का अंतिम युद्ध साबित हुआ क्योंकि इनके बाद उन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। कलिंग का युद्ध कब हुआ? अगर एग्जाम में पूछ दे तो 261 ईसा पूर्व में। एग्जाम में पूछता है कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। क्लियर? आप लोग लिख लीजिए या याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कलिंग वर्तमान के उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप पूछ दे कलिंग कहाँ स्थित है? वर्तमान में उड़ीसा राज्य में। इस क्षेत्र को जीत कर अशोक अपने राज्य को पूरे भारत में फैला दिया था। इस क्षेत्र को जीतकर अशोक अपने राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहा। मतलब ये जो अशोक था, इतना बड़ा राज्य था, इतना बड़ा राजा था ना, तो कलिंग को जीत कर चाह रहा था कि मतलब इसको पूरे भारत में फैला देना, कलिंग से जीत कर। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। इसी वजह से उन्हें दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व भारत में जानने का मार्ग मिलता। इसी वजह से अशोक ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। देखिए एग्जाम में अगर पूछ दे अशोक कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, अब किसी किसी को पता होगा, नहीं मगर बता देते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछता मगर बता देते, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। अशोक जो है कलिंग पे युद्ध क्यों किया, आक्रमण क्यों किया? क्योंकि उसको मतलब पूरे भारत में फेमस होना था, इसीलिए वो आक्रमण किया था। इसकी वजह से मतलब दक्षिण भारत दक्षिण पूर्व में, सॉरी अगर बोल दिए गलती तो ध्यान में मत रखिए, दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व में इसी वजह से फेमस ज़्यादा हो जाता, इसीलिए उस कलिंग पे आक्रमण किया था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इस युद्ध में अशोक को विजय प्राप्त हुई, पर इतना सारे लोगों की मृत्यु होता देख अशोक का मन परिवर्तित हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि इतना सारे लोगों की मृत्यु केवल उनकी कारण हुए हैं, केवल उनके कारण ही हुआ। इसको लग रहा था कि जितना लोग मरा था उसके कारण ही मरा था। यह युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और इसे अपने जीवन की आखिरी विजेता बताया। इस युद्ध के बाद अशोक साम्राज्य कल्याण के कार्य में लग गया और उन्हें धर्म की रचना की। अशोक का धर्म, देखिए अशोक का धर्म के बारे में जानते हैं। अशोक कौन सा धर्म से था? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि यह कुछ सामान्य नियमों का समूह था, जिनके अनुसार जीने पर एक व्यक्ति संतुष्ट और एवं खुशहाल जीवन जीते। मतलब उसके उस समय मतलब अशोक का कोई जीवन नहीं था, वो जीता था अपने लिए जिंदा रहने के लिए। धर्म के प्रचार के लिए, देखिए धर्म यहाँ पर लिखा है धम। धम के प्रचार के लिए महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। अब धम के लिए धर्म या धम बोल दे या धर्म बोल दे, दोनों एक ही होता है। समझ में आ गया ना? यहाँ धम महामत अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस धर्म का प्रचार करते थे। धर्म, देखिए फिर से बोल दे, धर्म मतलब धर्म होता है। आप लोग ध्यान में रखिए, हम धर्म ही बोल ले तो दिक्कत नहीं होने वाला है। और इस धर्म के नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाते थे। धर्म में वर्णित विचार और नियम,
उस धम्म में क्या नियम था, आप देखिए। अपने से बड़े का सम्मान करना है, दास और सेवकों के प्रति दयावान रहना है, अहिंसा नहीं करना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, विद्वानों और ब्राह्मणों का सम्मान करना है, अपने से छोटे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, पाप रहित जीवन व्यतीत करना, मतलब पाप रहित मतलब पाप नहीं करना, दान करना है, जन्म मृत्यु विवाह वस्त्र आदि जैसे रीति रिवाजों को त्याग कर प्रेम दान दया जैसी रीति रिवाज का पालन करना, समय समय पर अपने अंदर झांक कर और अपने बुरे कार्यों और आदत को देखकर उनमें सुधार सुधार करना। ये सब मतलब अशोक के धर्म का वर्णन है। एग्जाम में पूछ दे अशोक के धर्म के वर्णन, ये सब लिख सकते हैं आप लोग। देखिए अब एग्जाम में एक और पूछता है कि अभिलेख से बारे में, अभिलेख से हर बार एक नया क्वेश्चन लगता है कि अशोक के अभिलेख के बारे में लिखे, तो समझ में आ गया ना। अब देख लीजिए, अभिलेख किसी पत्थर मिट्टी के बर्तन या धातु पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख किसे कहा जाता है? किसी पत्थर और धातु या धातु बर्तन पर लिखे हुए को अभिलेख कहा जाता है। यहाँ पर परिभाषा इसका आप लोग नोट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने अनेकों अभिलेख की रचना की। समझ में आ गया। इन अभिलेखों के अंदर अशोक द्वारा किए गए कार्यों, विजय विजय एवं अन्य उपलब्धियों का वज्र 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 मिलता है। इन अभिलेखों में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग होता है। और ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ गया, मतलब कि अशोक का अभिलेख में कौन सा मतलब लिपि का प्रयोग किया जाता था। एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछता, ब्राह्मी या खरोष्टी भी आया है, लिखते चलिए। हम देखिए जो भी आया था उसको हम घेर देते हैं, तो आप लोग लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं वाला। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। अशोक के अभिलेखों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया: बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख या गुफा लेख। समझ में आ गया ना। इन अभिलेख द्वारा मुख्य रूप से धम्म का प्रचार किया जाता था। धम्म मतलब वही बोल दिया, धम्म मतलब धर्म का प्रयोग किया जाता था। एग्जाम में पूछ देते कि अभिलेख से किसका प्रयोग मतलब प्रचार किया जाता था? धम्म का यानी धर्म का। अशोक द्वारा बनवाए गए अधिकार तक देखिए, अशोक द्वारा बनाए गए अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। एग्जाम में पूछ दे कि अशोक द्वारा बनाया गया अधिकतम अभिलेख कौन सा भाषा में, तो ब्राह्मी लिपि में। समझ में आ गया ना। इन ब्राह्मी लिपि का अर्थ जेम्स पीटर प्रिंसेप था। देखिए अब ब्राह्मी लिपि का पूछिए मतलब क्या होगा, तो जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1838 में निकाला गया। अब मतलब एग्जाम में पूछ देगा कि मतलब इस लिपि का अर्थ क्या होगा, तो इसका यहाँ दिए हुआ कब हुआ था, 1838 में। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या क्या। कमजोर, देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण कमजोर उत्तराधिकारी मतलब राजा, कमजोर राजा आता गया। विदेशी आक्रमण का सम्मान ना कर पाना, मतलब देखिए विदेशी आक्रमणों का सामना ना कर पाना। समझ में आ गया ना। मतलब विदेशी आक्रमण से जैसे युद्ध अकबर और जो जैसे बाहर से आया तो उस टाइम युद्ध हुआ था, उसका मतलब सामना ना कर पाना, ये पतन का कारण है। एग्जाम में अगर पूछ देते ये पॉइंट लिखना है। उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई, मतलब देखिए उस टाइम में राजा या मंत्री बनने के लिए आपसे में लड़ाई होने लगा। ब्राह्मण का विरोध होने लगा। शांति प्रयास नीति जो था वो भंग होने लगा। चलिए आगे चलते हैं। राजकीय धन का सेना की वजह अन्य कार्यों में खर्च किया गया। मतलब उस समय जो पैसा हो था कहा गया कि मतलब सेना में खर्च होना चाहिए, मगर उसके बाद इसका मतलब पतन के कारण में वो मतलब इसमें खर्च होने नहीं लगा, दूसरा मतलब कोई और काम में खर्च होने लगा। चलिए आगे चलते हैं। राजधानी का आप लोग को बता देते हैं कि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और यहाँ से अगला वीडियो हम आप लोग को अगला दिन अपलोड करेंगे। अगर आप लोग को मतलब वीडियो देखना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग को वहाँ पर प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले हम इसका मतलब पार्ट 1 डाल चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं।
आप लोग को हम बता देते हैं कि अब मतलब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाता है और गेस क्वेश्चन भी पढ़ाया जाता है और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पे 10th और 12th दोनों का पढ़ाया जाता है और उर्दू तो विशेष कर खास करके ध्यान दिया जाता है। जो भी मुस्लिम स्टूडेंट है वो अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना अच्छा उर्दू नहीं पढ़ाया होने वाला, कहूँ पे भी चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। देखिए बचा हुआ है और इसका मतलब अगला दिन लाएंगे वीडियो। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। देखिए पूरा बचा हुआ है और किसी को PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।